नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुनाह या साजिश में। आज मैं आप सबके सामने एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और जिसके बहुत बड़े सपने थे और उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए वो मुंबई जैसे शहर में रहती थी। वो बहुत ही मेहनती थी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो बहुत मेहनत से काम करती थी। और इसी सपनों को पूरा करने के लिए वो एक सुबह अपने घर से निकलती है पर कभी घर लौटकर नहीं आती। ये कहानी है मुंबई में रहने वाली कीर्ति व्यास की। तो आइए इस कहानी को हम डिटेल में जानते हैं। इस कहानी को डिटेल में जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल गुनाह या साजिश को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा ले ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी को। यह कहानी जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, मुंबई में रहने वाली कीर्ति व्यास नाम की एक लड़की की है जो कि 28 साल की है। कीर्ति व्यास मुंबई में स्थित ग्रैंड रोड के पास रहती थी। वो अपने परिवार वालों के साथ यहाँ रहती थी। पढ़ाई खत्म करने के बाद कीर्ति व्यास मुंबई के ही एक मशहूर ब्यूटी पार्लर में काम करना शुरू कर देती है। कीर्ति व्यास यहाँ फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करती थी। वह रोज सुबह ऑफिस जाती थी और शाम को घर आ जाती थी। रोज की तरह वो 16 मार्च 2018 को भी सुबह ऑफिस के लिए निकली। वह सुबह ऑफिस के लिए करीब करीब 9 बजे के आसपास घर से निकलती है और जब घर से निकलती है तो वहाँ सामने ही एक गाड़ी उसका इंतजार कर रही थी जिस गाड़ी में उसके दोस्त थे और वह अपने दोस्तों के साथ ऑफिस के लिए निकल जाती है। कीर्ति के घर वाले अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। अभी लगभग 11 साढ़े 11 ही हो रहे थे तभी कीर्ति की माँ को कुछ काम याद आता है और वो अपने बेटी को फ़ोन लगाती है। फ़ोन लगाने के बाद कीर्ति का फ़ोन स्विच ऑफ आता है। उसकी माँ ज़्यादा परेशान नहीं होती। वो सोचती है कि कीर्ति काम में बिजी होगी, ऑफिस में होगी, इसलिए उसका फ़ोन ऑफ होगा। कोई बड़ी बात नहीं थी, दिन का टाइम है। हम भी जब काम में बिजी होते हैं तो अपने फ़ोन को या तो स्विच ऑफ कर देते हैं या तो म्यूट कर देते हैं। तो ये बहुत ही नॉर्मल है। कीर्ति की माँ को भी ये बहुत ही नॉर्मल लगता है और इसके बाद कीर्ति की माँ अपनी बेटी को फ़ोन नहीं ट्राई करती। वो सोचती है कि जब उनकी बेटी फ्री होगी तो अपने आप कॉल कर लेगी और वो भी अपने काम में लग जाती है। फिर ऐसा करते करते शाम हो जाता है और कीर्ति के ऑफिस से आने का वक्त हो जाता है। मगर कीर्ति उस दिन ऑफिस से वापस नहीं आती। जब कुछ ज़्यादा ही समय निकल जाता है तो उसके परिवार वालों को थोड़ी सी चिंता सताने लगती है। वो सोचने लगते हैं कि कीर्ति हमेशा तो टाइम पे घर आ जाती है, आज क्या हो गया? ना ही उस कीर्ति ने कोई फ़ोन किया, ना ही इन्फॉर्मेशन दी है, वो अभी तक घर क्यों नहीं आई। वो बहुत परेशान होने के बाद वो सोचते हैं कि क्यों ना ऑफिस फ़ोन करके पता लगाया जाए और वो ऑफिस फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके कीर्ति के बारे में पूछते हैं। तो कीर्ति के ऑफिस उन्हें बहुत ही चौंकाने वाला जवाब मिलता है। कीर्ति के ऑफिस वाले बताते हैं कि आज कीर्ति काम पर आई ही नहीं है और उन्होंने भी ऑफिस से कीर्ति को संपर्क करने की कोशिश की पर लगातार कीर्ति का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। इस जानकारी के बाद कीर्ति के घर वाले ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब हमारे बच्चे घर के बाहर काम करने के लिए जाते हैं और वो टाइम पे घर नहीं आए तो कोई भी माँ बाप परेशान हो जाता है। और कीर्ति के माँ बाप परेशान होकर अब कीर्ति के कुछ करीबी दोस्तों को भी फ़ोन करना शुरू कर देते हैं और कीर्ति के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। लगभग वो सभी दोस्तों को कॉल कर लेते हैं पर किसी को कीर्ति के बारे में कुछ पता नहीं होता है। फिर वो लोग सारे अपने जानने वाले और रिलेटिव्स को ही फ़ोन करके कीर्ति के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं पर किसी को कीर्ति के बारे में कुछ पता नहीं होता। अब घर वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं और परेशान होकर वो आसपास कीर्ति को ढूंढने निकल जाते हैं, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी उन्हें कहीं भी कीर्ति का कुछ पता नहीं चलता। ऐसा करते हुए पूरी रात बीत जाती है मगर कीर्ति घर वापस नहीं आती। अगले दिन थक हार के कीर्ति के घर वाले डीबी रोड पुलिस स्टेशन जाकर कीर्ति के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस भी कीर्ति के ऑफिस जाकर जांच पड़ताल शुरू करती है और कीर्ति के बारे में जानकारी इकट्ठा करना स्टार्ट कर देती है।
इसके अलावा पुलिस कीर्ति के दोस्तों से भी पूछताछ करना शुरू कर देती है। वो सोचती है कि शायद उसके दोस्तों को कुछ इन्फॉर्मेशन हो, शायद कीर्ति ने कुछ बताया हो, कहीं वो जा रही हो। और इसी पूछताछ के दौरान कीर्ति के दो दोस्त सिद्धेश तमनकर और खुशी सहजवानी पुलिस को बताते हैं कि जिस दिन कीर्ति गायब हुई है उस सुबह कीर्ति इन दोनों के साथ इनके कार में ही ऑफिस के लिए निकली थी। मगर रास्ते में कीर्ति ने उनसे कहा कि उसे ग्रैंड रोड स्टेशन पे ही ड्रॉप कर दे, क्योंकि वहाँ पे उसे किसी से मिलना था। यहाँ से वह ट्रेन लेकर ऑफिस चली जाएगी, ऐसा उनका कहना था कि कीर्ति ने उससे बताया है। इसके बाद इन दोनों दोस्तों के बयान की पुष्टि करने के लिए पुलिस वाले अब कीर्ति के घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज को भी जांचना शुरू कर देते हैं। जब पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच करना शुरू करती है तो उसे दिखता है कि 16 मार्च 2018 को सुबह 9 बजे के आसपास कीर्ति अपने घर से निकलती है और वहां उसके दोस्त सुदेश और खुशी पहले से ही अपने कार लेकर उसकी इंतजार कर रहे होते हैं और इसी कार में कीर्ति बैठती है। फिर कार आगे की तरफ बढ़ जाती है। क्योंकि आखिरी बार कीर्ति को सिद्धेश तमनकर और खुशी सहजवानी के साथ ही देखा गया था, इसीलिए पुलिस इन दोनों को इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा बनने को कहती है और इन दोनों से पुलिस पूछताछ शुरू करती है और इन दोनों से छोटी छोटी बातें और छोटी छोटी जानकारी देने को भी कहती है और पुलिस इनको इन्वेस्टिगेशन में पूरे सहयोग करने के लिए बोलती है। क्योंकि आखिरी बार कीर्ति को इन्हीं दोनों के साथ देखा गया था, इसलिए लोगों को भी शक होता है कि शायद इन दोनों ने ही कीर्ति के साथ कुछ गलत किया होगा। मगर कई दिनों की पुलिस के जांच के बाद यह दोनों बेगुनाह पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, सिद्धेश और खुशी लगातार पुलिस को जांच में हेल्प भी करते हैं। इसके अलावा पुलिस अपनी जांच में लगी रहती है, कोशिश करती है, छानबीन आगे बढ़ाती है कि कुछ पता चले। कीर्ति जिस ब्यूटी पार्लर में काम करती थी वह फरहान अख्तर के एक्स वाइफ का था। जब कीर्ति का कुछ दिनों में कुछ अता पता नहीं चलता तो कीर्ति के दोस्त और ऑफिस वाले के अलावा फरहान अख्तर खुद भी इस मामले को हाथ में लेते हैं और पुलिस पे जांच की प्रेशर बनाते हैं। यहाँ तक कि फरहान अख्तर ट्वीट करके भी लोगों से अपील करते हैं कि वो कीर्ति के जांच में, कीर्ति को सर्च करने में उनका सहयोग करे। ये ट्वीट करते हैं, उसमें ये आवेदन करते हैं लोगों से कि अगर किसी को भी कीर्ति के बारे में कुछ पता हो, किसी ने कहीं देखा हो, तो वो पुलिस को ज़रूर बताएं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कीर्ति फरहान अख्तर के एक्स वाइफ के पार्लर में काम करती थी। ये केस अब काफ़ी स्ट्रांग बन चुका था और पुलिस पे अब प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। इसके बाद जब पुलिस पे प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है तो एक बार फिर से पुलिस नए सिरे से अपनी जांच शुरू करती है और सारे सस्पेक्ट को पुलिस स्टेशन बुलाती है और जितने लोगों के साथ कीर्ति आखिरी समय में दिखी गई होती है उन सभी को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और सबसे काफ़ी लंबे टाइम तक पूछताछ की जाती है। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक कीर्ति आखिरी बार सिद्धेश तमनकर और खुशी सहजवानी के साथ दिखी गई थी, इसीलिए क्राइम ब्रांच की टीम भी इन दोनों को सस्पेक्ट मानते हुए अपनी जांच आगे बढ़ाती है। क्राइम ब्रांच के सामने भी सिद्धेश तमनकर और खुशी सहजवानी कहते हैं कि सुबह 9 बजे के आसपास इन दोनों ने अपनी कार में कीर्ति को लिफ्ट दी थी और वो तीनों ऑफिस की तरफ ही जा रहे थे, मगर ग्रैंड रोड स्टेशन के करीब पहुंचकर कीर्ति कार से उतर गई थी। इस दावे की पुष्टि के लिए कीर्ति के घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच हो चुकी थी, मगर जैसा कि इन दोनों ने कहा था उन्हें कीर्ति को ग्रैंड रोड स्टेशन के करीब ड्रॉप किया था, वहां की सीसीटीवी फुटेज की जांच पहले नहीं हुई थी, इसलिए क्राइम ब्रांच की टीम तत्काल ही स्टेशन के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच करनी शुरू करती है। इसके अलावा पुलिस सिद्धेश तमनकर और खुशी सहजवानी के कार की भी जांच करनी शुरू करती है और यह चेक करती है कि उनके कार में कोई कैमरा तो नहीं लगा हुआ है या कार के अंदर कहीं कुछ फुटेज उन्हें कहीं से मिल जाए। जब स्टेशन के पास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच होती है उससे एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। जब स्टेशन पे लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच होती है तो एक बहुत ही अहम खुलासा होता है। स्टेशन के पास लगे सीसीटीवी फुटेज में ना ही कोई फुटेज कीर्ति का होता है, ना ही सिद्धेश का, ना ही खुशी का। 16 मार्च 2018 की फुटेज बार बार पुलिस देखती है, लेकिन उस फुटेज में इन तीनों का कहीं कोई अता पता नहीं होता है। जब पुलिस पूछताछ करती है कि तुम दोनों ने बताया था कि ग्रैंड रोड स्टेशन पे कीर्ति को ड्रॉप किया था, जबकि सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक तुम दोनों वहां गए ही नहीं थे, तो इस पे सिद्धेश और खुशी पुलिस वाले को कहते हैं कि दरअसल पहले कीर्ति ने उनसे कहा था कि मुझे स्टेशन तक छोड़ दो, मगर रास्ते में कीर्ति ने नवजीवन सोसाइटी के पास ही उतरने के लिए कह दिया था। इस कारण वह स्टेशन तक पहुंच ही नहीं पाए। क्योंकि दोनों ही प्राइम सस्पेक्ट थे और
कई बार अपना बयान बदल चुके थे, इसीलिए पुलिस वाले को अब इन पे शक होना शुरू हो जाता है और इन दोनों पे कड़ी नजर भी रखी जाने लगती है। इसके अलावा उनके फोन रिकॉर्डिंग्स का भी जांच की जाती है, मगर कहीं से भी कुछ संदिग्ध नहीं मिलता और इन दोनों के खिलाफ कोई भी सबूत न मिलने के कारण ये दोनों आजाद घूमते रहते हैं। अब कीर्ति को गायब हुए लगभग 2 महीने से ज्यादा हो चुके थे, मगर कहीं भी कीर्ति का कुछ अता पता नहीं था। ऐसा लगने लगा था कि शायद कीर्ति के बारे में कभी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मगर तभी पुलिस के सामने एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, पुलिस को इन दोनों पे शक था और कीर्ति लास्ट टाइम इन दोनों के साथ इनके कार में दिखी थी। तो पुलिस वालों ने इनके कार को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा होता है और फॉरेंसिक की रिपोर्ट आती है और इससे एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। दरअसल जिस कार से आखिरी बार यानी 16 मार्च 2018 को कीर्ति सिद्धेश और खुशी सहजवानी ऑफिस की ओर निकलते हैं, उस कार की जब फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट आती है तो उसमें कहा जाता है कि कार की डिक्की में खून के कुछ निशान मौजूद है। जब इस खून के निशान के डीएनए टेस्ट किए जाते हैं और उसका मिलान कीर्ति के माता पिता के खून के सैंपल से किया जाता है तो दोनों का मैच हो जाता है। मतलब उस कार में जो खून के निशान मौजूद थे वह कीर्ति के थे। कार में कीर्ति के खून के निशान की मौजूदगी अब बहुत कुछ इशारा कर रही थी। इतने बड़े खुलासे के बाद पुलिस तुरंत एक बार फिर से सिद्धेश तमनकर और खुशी सहजवानी को अपने हिरासत में ले लेती है और अब पुलिस के पास चूंकि सबूत था तो पुलिस इन दोनों से काफी सख्ती के साथ पूछताछ करती है। काफी लंबे समय तक पूछताछ के बाद ये बताते हैं कि उन्होंने रास्ते में कीर्ति को उतार दिया था, उन्हें नहीं पता कि कीर्ति कहाँ गई। मगर जब पुलिस वाले कार के डिक्की में मौजूद कीर्ति के खून के निशान के बारे में पूछते हैं तो सिद्धेश तमनकर और खुशी सहजवानी कोई भी जवाब नहीं दे पाते हैं। अब उन्हें लगता है कि शायद उनका पोल पुलिस के पास खुलने वाला है। उसके बाद वो सच्चाई उगलना शुरू कर देते हैं और जो सच्चाई वो बताते हैं वो सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो बताते हैं कि कीर्ति बी ब्लॉन्ड में फाइनेंस मैनेजर के तौर पे काम कर रही थी, जबकि यहाँ पे खुशी सहजवानी कीर्ति की जूनियर के तौर पे काम करती थी और सिद्धेश तमनकर अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम कर रहे थे। सिद्धेश तमनकर यहाँ लंबे समय से काम कर रहा था और इसका परफॉर्मेंस ठीक ठाक था, मगर पिछले कुछ महीनों से वह टारगेट पूरा नहीं कर पा रहा था। इसके अलावा उसके काम में भी लगातार गड़बड़ी आ रही थी। उसकी इस गड़बड़ी के कारण कीर्ति सिद्धेश तमनकर को एक नोटिस जारी कर देती है और उनसे कहती है कि 16 मार्च 2018 तक या तो अपनी परफॉर्मेंस सुधार ले, ना तो वो दूसरी नौकरी ढूंढ ले। इस नोटिस के बारे में सिद्धेश तमनकर अपने साथ काम करने वाली खुशी सहजवानी को भी बताता है। सिद्धेश तमनकर जिसकी उम्र मात्र 28 साल थी, दूसरी तरफ खुशी सहजवानी जिसकी उम्र 42 साल थी और दोनों में काफी अच्छी दोस्ती थी। खुशी सहजवानी पहले से शादीशुदा थी, मगर ऑफिस में वो सिद्धेश तमनकर के साथ कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली थी और लोगों को ऐसा लगता था कि दोनों के बीच कुछ तो रिलेशनशिप है। जब कीर्ति सिद्धेश तमनकर को नोटिस जारी कर देती है तो खुशी को भी डर सताने लगता है कि अब सिद्धेश को कीर्ति नौकरी से निकाल देगी, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि दोनों में उम्र का काफी फासला था, लेकिन दोनों के बीच एक रिलेशनशिप था, तो दोनों के बीच काफी गहरी दोस्ती थी। क्योंकि मार्च महीने में सिद्धेश तमनकर अपना परफॉर्मेंस सुधारने में कामयाब नहीं हो सकता है, उसे लगता है कि अब उसे कीर्ति जॉब से निकाल देगी और इस डर की वजह से खुशी सहजवानी और सिद्धेश तमनकर मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वो प्लान बनाते हैं कि कैसे सिद्धेश की नौकरी बचाया जाए ताकि दोनों एक साथ एक ही कंपनी में काम कर सके। और प्लान के मुताबिक ये दोनों कीर्ति को फोन करते और कहते हैं कि आज तुम हम दोनों के साथ कार से ऑफिस चलो। कीर्ति रोज ट्रेन से ऑफिस जाया करती थी, लेकिन इन दोनों के बार बार रिक्वेस्ट करने पे कीर्ति इन दोनों के साथ कार पे बैठ जाती है। कीर्ति के कार में बैठने के बाद ये दोनों कार लेकर एक सुनसान इलाके में चले जाते हैं। रास्ते में कीर्ति से ये कहते हैं कि वह सिद्धेश तमनकर को नौकरी से ना निकाले, और ये सुनने के बाद कीर्ति बोलती है कि ये इसका फैसला वो अकेले नहीं ले सकती है और ऑफिस मीटिंग में इसका फैसला लिया जाएगा। जब दोनों को उनके मन मुताबिक जवाब नहीं मिलता तो दोनों कार के अंदर ही कीर्ति से लड़ने झगड़ने लगते हैं और इसी लड़ाई के दौरान सिद्धेश तमनकर और खुशी सहजवानी दोनों मिलकर कीर्ति के ही दुपट्टे से कीर्ति का गला घोट देते हैं और वो दोनों इतनी देर तक उसका गला घोटते हैं जब तक कीर्ति के अंदर मौत नहीं हो जाती।
कीर्ति की मौत होने के बाद दोनों कीर्ति की लाश को गाड़ी में ही रखकर ऑफिस की तरफ निकल जाते हैं और रास्ते में लाश को ठिकाने लगाने का प्लान भी सोचते हैं। और ये दोनों कीर्ति की लाश को कार में ही छोड़कर ऑफिस चले जाते हैं। फिर वहां से वापस आकर कार को एक सुनसान इलाके में ले जाते हैं। पहले तो ये कार के अंदर ही कीर्ति के शव को 3 टुकड़ों में काटते हैं, फिर तीनों टुकड़ों को अलग अलग जगह पे फेंक देते हैं और फिर ये दोनों लाश को ठिकाने लगाने के बाद पास के ही एक कार वॉशिंग सेंटर में जाते हैं और अपनी कार को अच्छे से अंदर बाहर से सफाई कराने के लिए दे देते हैं। यहाँ से दोनों कीर्ति के घर जाते हैं और उसके परिवार वालों के साथ मिलकर कीर्ति को खोजने का ड्रामा करने लगते हैं। किसी को शक ना हो इसलिए सिद्धेश और खुशी ऑनलाइन कीर्ति को ढूंढने का कैंपेन भी चलाते हैं और खुद ही चलकर पुलिस तक जाते हैं और पुलिस की मदद करने का ढोंग भी करते हैं ताकि पुलिस को भी इन पे शक ना हो। कार को धुलाई कराने के बाद इन दोनों को लगता है कि अब ये दोनों कभी भी पकड़े ना जाएंगे, लेकिन इनकी बुरी किस्मत देखिए, कार धोने वाला कार के डिक्की की अच्छे से सफाई नहीं करता और जिसके कारण कीर्ति के खून के कुछ धब्बे डिक्की में रह जाते हैं और यही वो धब्बा था जिसने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। इस खुलासे के बाद सिद्धेश तमनकर और खुशी सहजवानी पर किडनैपिंग का भी चार्ज लगाया जाता है और पुलिस को गुमनाम करने और सबूत मिटाने और हत्या जैसे भी गंभीर आरोप लगाकर इन पे मामला दर्ज किया जाता है और इनको गिरफ्तारी करके इनको जेल में भेज दिया जाता है। अगर अभी की हम बात करें तो सिद्धेश तमनकर अभी भी जेल में है, वहीं दूसरी तरफ खुशी सहजवानी जेल के बाहर आ चुकी हैं। वो बेल लेकर आराम से जेल के बाहर घूम रही हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस आज तक कीर्ति के लाश के टुकड़ों को बरामद नहीं कर पाई है। दोस्तों, ये था एक लड़की की कहानी जिसके बहुत बड़े सपने थे और जिसने ईमानदारी से अपना काम किया और जिसको ईमानदारी के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उसे अपने ही दोस्तों ने धोखा दिया और उसे जान से मार डाला। तो सतर्क रहें, आसपास किसी पे भरोसा ना करें, किसी के साथ कहीं अकेले ना जाएं, क्योंकि आजकल ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन आपका दोस्त है कौन आपका दुश्मन। आशा करते हैं आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही होगी और अगर आपने यहाँ तक हमारा वीडियो देखा है तो सब्सक्राइब करके जाएं, लाइक करें, शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों को भी इस कहानी के बारे में पता चले। फिर मैं आपसे मिलती हूँ दूसरी घटना के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।